Next topic from the oncology chapter is about the principles of radiology. So प्रिंसिपल फॉर रेडियोलॉजी जो है उसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये हमारी डायग्नोस्टिक भी होती हैं, थेराप्यूटिक भी होती हैं। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हाई एनर्जी एक्सरेज जो हैं वो यूज़ होती हैं। अब इनका दो काम होता है कि ये डायरेक्ट हिट थेरेपी करती हैं या रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब किस तरह से हमारी रेडियोथेरेपी जो है वो कैंसर सेल्स को किल करती है, ये हमने देखना है। तो हमारी जो एक्सरेज होती हैं वो डायरेक्टली जाके हिट करती हैं, मतलब कि आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो टिश्यूज़ के ऊपर, मतलब ये हमारे टिश्यूज़ पड़े हुए हैं और इनके ऊपर आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो आके गिर रही हैं और वो डायरेक्टली हमारे टिश्यूज़ की जो है डीएनए सिंथेसिस को नहीं होने दे रही, क्योंकि डीएनए डैमेज होता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट हिट थेरेपी के थ्रू हमारी जो है वो रेडियोथेरेपी जो है वो कैंसर सेल्स को किल करती है। और दूसरा क्या होता है, रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, मतलब कि जो हमारा वाटर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है H+ और हाइड्रोक्सिल आइंस में, और फिर वो मतलब कि क्या होता है, आपको पता है हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं उनके अंदर क्या होता है, वाटर होता है ना। तो जब रेडियोथेरेपी ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा कि वाटर जो है वो H+ और OH आइंस मतलब हाइड्रोक्सिल आइंस में ब्रेक डाउन कर देंगी। अब हाइड्रोक्सिल आइन क्या करता है, ये जाके ना, क्योंकि एक फ्री रेडिकल है तो ये क्या करता है, डीएनए डैमेज करता है। तो डैमेज जो है वो करेगा जब जाके, तो या तो ये डैमेज होगा कि वो लीथल डैमेज होगा या वो डैमेज जो है सब लीथल होगा। लीथल डैमेज के हमारे कैंसर सेल्स मर गए हैं, और सब लीथल डैमेज मतलब कि अगर वो थोड़े बहुत डैमेज हुए हैं और वो रिपेयर भी हो सकते हैं। तो अगर अगर जो है वो रिपेयर नहीं हो सकते तो इसको कहते हैं लीथल डीएनए डैमेज, और अगर वो रिपेयर कर लेते हैं खुद को जब उनका डीएनए डैमेज होता है तो इसको कहते हैं सब लीथल डैमेज। तो समझ आई कि हमारी रेडियोथेरेपी, मतलब आप सोचते हैं ना कि रेडियोथेरेपी किस तरह से कैंसर सेल्स को किल करती है, या तो डायरेक्टली हिट करती है और डीएनए डैमेज करती है, या रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है वो जाके हमारे कैंसर सेल्स के लिए टॉक्सिक होता है, उनके डीएनए डैमेज करता है। या तो लीथल डैमेज करेंगे, मतलब वो कैंसर सेल्स मर गए हैं अब दोबारा अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते, या सब लीथल करेंगे जिसमें वो अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दो तरह से जो है हमारा रेडियोथेरेपी जो है वो कैंसर सेल्स को किल करती है। अब डोजेज क्या होती है, डोजेज जो होती है वो हम ये करते हैं ग्रे के अंदर, और 1 ग्रे क्या होता है कि टिशू है, एक टिशू है 1 kg का, और उसके ऊपर जो है 1 जूल की एनर्जी हम फेंक रहे हैं, तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा 1 kg ऑफ टिशू, तो उसको कहेंगे 1 ग्रे। तो 1 ग्रे इज़ डिफाइंड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी बाय 1 किलोग्राम ऑफ टिशू, तो इसको कहते हैं ग्रे। तो ग्रे जो होता है ये एक्चुअली हम इसको जो है मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ रेडिएशन के लिए। सो क्यूरेटिव केसेस के लिए जो है, जो टिपिकल डोज होती है हमारी सॉलिड एपिथेलियल ट्यूमर्स के लिए वो 60 to 80 ग्रे होती है, लिम्फोमास के लिए 20 to 40 होती है, और प्रिवेंटिव डोजेज जो होती हैं वो 45 to 60 होती हैं। तो ये हमारी होती हैं। लिम्फोमास के लिए आपने 20 to 40 याद रखनी है, और 60 to 80 आपने याद रखनी है सॉलिड ट्यूमर्स के लिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों आपका रिपीट होता है, दैट इज़ फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन क्या होती है, देखें इसकी सिंपल सी बात यह है कि हमने जो है ना रेडियोथेरेपी ये नहीं करनी कि एक ही दफ़ा सारी रेडियोथेरेपी भेज दी पेशेंट के अंदर और कहा कि जाओ तुम ट्रीट हो गए हो। नहीं, हमने रेडियोथेरेपी को आहिस्ता आहिस्ता करके फ्रैक्शंस की फॉर्म में देना है, टुकड़े टुकड़े करके देना है। तो जब हम रेडियोथेरेपी देते हैं तो उसकी वजह से सेल डैमेज होता है, और हमारे नॉर्मल सेल्स जो हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि व्हेन द रेडियोथेरेपी इज़ गिवन टू द टिश्यूज़, वो क्या करते हैं, सेल डैमेज करते हैं। और नॉर्मल टिश्यूज़ जो हैं उनके अंदर तो कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रिपेयर कर लेंगे, लेकिन मैलिग्नेंट सेल्स जो है वो नहीं करते। इस वजह से हम रेडियोथेरेपी को फ्रैक्शंस की फॉर्म में देते हैं, स्प्रेड और ओवर टाइम करते हैं, इन ऑर्डर टू गिव नॉर्मल सेल्स टाइम टू रिकवर। समझ आई कि रिफ्रैक्शनेशन का क्या मकसद है, कि हमने ये हमारा नॉर्मल सेल पड़ा हुआ था और ये हमारा कैंसर सेल पड़ा हुआ था, हमने रेडियोथेरेपी फेंकी थोड़ी सी, ठीक है, और फिर हम रुक गए। थोड़ी देर बाद हमने दोबारा रेडियोथेरेपी फेंकी, फिर हम रुक गए। इसका मकसद क्या होता है कि जब हमने उनको डैमेज किया तो नॉर्मल सेल्स को उस टाइम में जिसमें हमने रेडियोथेरेपी नहीं फेंकी रिपेयर होने का टाइम मिल जाए। इसका मकसद होता है, ये मकसद होता है फ्रैक्शनेशन का। फ्रैक्शनेशन को 3 तरह से हम कहते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन, हाइपो फ्रैक्शन या हाइपर फ्रैक्शन।
हाई नॉर्मल फ्रैक्शन क्या होती है कि 1 फ्रैक्शन पर डे एंड टोटल 6 फ्रैक्शंस आर गिवन पर वीक एज रेडियोथेरेपी यूनिट्स आर यूजली क्लोज्ड ऑन संडे। समझ आई कि एक बंदा है, उसने हॉस्पिटल एक हफ्ते में 6 दफ़ा आना है रेडियोथेरेपी करवाने के लिए। ये नहीं है कि वो हफ्ते में एक दफ़ा ही आए और सारा रेडियोथेरेपी उसके अंदर गिरा दें, नहीं। नॉर्मल फ्रैक्शन क्या होती है कि एक दिन में एक फ्रैक्शन, इसको कहते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन, या एक हफ्ते में 6 फ्रैक्शन देते हैं और संडे को हम क्लोज़ करते हैं ताकि संडे को जो है ना क्या हो, और वो जो 24 आवर्स हैं उनके अंदर क्या हो, रिपेयर हो जाए हमारा नॉर्मल सेल्स। हाइपो फ्रैक्शन क्या होती है कि हम एक दिन में एक से कम फ्रैक्शन देते हैं, मतलब एक हफ्ते में 4 फ्रैक्शंस देते हैं। हाइपर फ्रैक्शन क्या होता है कि हम रोज़ाना 2-3 फ्रैक्शंस दे दें। तो नॉर्मल क्या है, एक दें और हफ्ते में 6 दिन दें। हाइपर फ्रैक्शन क्या है, एक से कम दें, हफ्ते में 4 दफ़ा दें। हाइपर फ्रैक्शन क्या है, एक दिन में ही 2-3 दे दें। सो ये हमारी फ्रैक्शनेशन होती है। अब इसका रैशनल जो है, ये आपने बहुत दफ़ा यूक्यूज़ आया हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। 5 होते हैं, 5 आवर्स वो पूछते हैं, 5 आवर्स पूछते हैं ऑफ रेडियो बायोलॉजी। क्या है, रिपेयर, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीऑक्सीजनेशन, रीपॉपुलेशन एंड रेडियो सेंसिटिविटी। ये आपने याद करना है, बहुत आसान है। देखिए रिपेयर क्या होता है, रिपेयर जो है ये प्राइमरी रीजंस हैं कि मतलब ये ना रैशनल ये है कि हम फ्रैक्शनेशन क्यों दे रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं रिपेयर करवाने के लिए। तो क्या करते हैं हम, देखें, स्प्लिटिंग द रेडिएशन डोज इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया ताकि हमारे सेल्स को टाइम मिल जाए सब लीथल डैमेज से रिपेयर होने के लिए। तो इसको कहते हैं रिपेयर, नॉर्मल सेल्स को रिपेयर होने का टाइम मिल जाए। Normal tissue cells with intact repair pathways are able to repair the sublethal damage by the time the next fraction is delivered. फिर होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि आपको पता है सेल साइकिल होती है, उसमें सबसे पहले G1 फेज़ होती है, फिर S फेज़ होती है, फिर G2 फेज़ होती है, फिर माइटोसिस की स्टेज होती है, M स्टेज होती है। ऐसे ही होता है ना। तो सेल साइकिल के अंदर वो आपको बताते हैं कि जो S फेज़ है वो रेडियो रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर रेडिएशन एक्ट नहीं करना। लेकिन जो G2 और M फेज़ हैं, ये दोनों जो है ना, ये क्या है, रेडियो सेंसिटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम रेडियोथेरेपी जो है वो किस में देनी चाहिए हमें, जिसमें रेडियो सेंसिटिव है ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम एक स्मॉल डोज जो है वो देंगे, उसके बाद उसमें क्या होगा कि जो G2 फेज़ में और M फेज़ में सेल्स होंगे वो किल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और फिर हम जो है सेकंड डोज रेडिएशन की देंगे ताकि वो सेल्स जो कि पहले जो थे वो S फेज़ में थे जिसमें वो रेडियो रेजिस्टेंट थे, अब वो आ गए होंगे किसमें, M और G2 फेज़ में वो मर जाएंगे। समझ आई। पहले हमने दिया तो वो सेल्स जो कि G2 और M फेज़ में थे वो तो मर जाएंगे, लेकिन S फेज़ वाले जो सेल थे वो नहीं मरेंगे। फिर हमने जो है अगले दिन आया पेशेंट, अब उसके जो सेल्स हैं जो S फेज़ में थे अब वो G2 और M फेज़ में चले गए होंगे। अब हमने जब रेडिएशन दी तो वो सेल्स भी मर जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। समझ आई। उसके बाद आता है रीऑक्सीजनेशन। रीऑक्सीजनेशन क्या होता है, ये मैंने बताया कि अब जो इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है कि जिन सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं होती, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, जिनके पास लेस ऑक्सीजन है वो हाइपोक्सिक वाले सेल्स हैं। वो क्या होते हैं, रेडियो रेसिस्टेंट होते हैं। और वो सेल्स जिनके पास ऑक्सीजन होती है वो होते हैं रेडियो सेंसिटिव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कैपिलरी है, ये हमारी कैपिलरी है। अब कैपिलरी के पास वाले जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, उनके पास ऑक्सीजन होगी, और वो सेल्स जो कैपिलरी से दूर है, ब्लू कलर के बना रही हूँ, उनके पास क्या होगा, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होगी। तो अब जब हमने रेडियोथेरेपी फेंकी तो मैंने आपको बताया हाइपोक्सिक सेल्स जो होते हैं वो रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये ब्लू सेल्स हैं ये रेडियोथेरेपी की वजह से नहीं मरेंगे। कौन से मरेंगे, हाइपोक्सिक सेल्स, ठीक है, जिनके पास ऑक्सीजन है वो वाले सेल्स मर जाएंगे। तो
क्या होगा, वो सेल्स विच लाई क्लोज टू द कैपिलरी किल हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, वो किल हो गए तो वो जो दूर वाले सेल्स है जिनके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी वो अब कैपिलरी के पास आ जाएंगे। तो अब जब हम रेडिएशन फेंकेंगे तो अब जो है ये वाले सेल्स भी मर जाएंगे, फिर वो मरेंगे तो फिर दूसरे वाले सेल्स दोबारा उधर आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते ना बारी बारी सेल्स आगे आते जाएंगे कैपिलरी के पास। वो सेल्स जो कैपिलरी के पास है वो पहले मर जाएंगे क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन है, फिर दूसरे सेल्स आएंगे वो मर जाएंगे, फिर तीसरे सेल्स, मतलब हाइपोक्सिक वाले सेल्स कैपिलरी के पास आते जाएंगे और मरते जाएंगे। तो ये रीऑक्सीजनेशन का सिस्टम होता है। रीपॉपुलेशन क्या होती है कि इंक्रीज इन सेल डिवीजन दैट इज सीन इन नॉर्मल एंड मेलिग्नेंट सेल्स एट सम पॉइंट आफ्टर रेडिएशन। इसमें सिंपल मैं आपको अगर बताऊं रीपॉपुलेशन का, तो क्या होता है कि जब हमने कुछ सेल्स को मारना होता है ना, तो बाकी जो कैंसर सेल्स होते हैं वो कहते हैं ये क्या हमारे भाई भाई मरते जा रहे हैं, तो हम ना अब ज़्यादा अपनी फौज बढ़ा लेते हैं। तो क्या होता है, रैपिड प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की विच इज़ स्टिमुलेटेड बाय डेथ ऑफ कैंसर सेल्स। समझ आई? तो अब क्या होगा कि हम पहले सेल्स को किल करेंगे, पहले रेडियोथेरेपी देंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, फिर अगले दिन रेडियोथेरेपी देंगे, तो वो जो रीपॉपुलेशन हुई होगी ना बाकी सेल्स की वो मर जाएंगे। तो रीपॉपुलेशन कैन बी प्रिवेंटेड और रिड्यूस्ड बाय शॉर्टनिंग द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन। तो हम इसका क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि रैपिड प्रोलिफरेशन हो, नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करके मारेंगे। अगर हम एकदम से इतने ज़्यादा मार देंगे ना तो फिर बाकी कैंसर सेल्स रैपिडली प्रोलिफरेट करेंगे और उससे तो कैंसर के और चांसेस हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है हम आहिस्ता आहिस्ता करके रेडिएशन देते हैं। फिर रेडियो सेंसिटिविटी के ये हम नया आया है, इसमें क्या होता है कि कुछ रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ रेडियो सेंसिटिव होते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है कि व्हाट आर रेडियो सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। अब कुछ तो रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कीमो सेंसिटिव होते हैं कुछ ट्यूमर्स लाइक ल्यूकीमिया लिम्फोमा वाले। इसी तरह कुछ रेडियो सेंसिटिव होते हैं लाइक जो ब्लड के सेल्स होते हैं, हीमेटोलॉजिकल सेल्स हैं, एपिथेलियल स्टेम सेल्स हैं, गमीट्स एंड ट्यूमर सेल्स हैं सेक्स ऑर्गन ऑरिजिन से, ये रेडियो सेंसिटिव हैं। रेडियो रेजिस्टेंट कौन से हैं, न्यूरॉन्स, मायोसाइट्स और मेलानोमा सार्कोमा, ये रेडियो रेजिस्टेंट हैं। तो रेडियो सेंसिटिव हैं कुछ सेल्स, कुछ रेडियो सेंसिटिव रेडियो रेजिस्टेंट हैं। तो फिर हम जो है वो उन सेल्स को मारेंगे जो कि रेडियो सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो समझ आई सबकी आर्स की। सबसे पहले हमने पढ़ा रिपेयर, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने सेल साइकिल देखी, फिर हमें देखा रीऑक्सीजनेशन जिसमें हमने हाइपोक्सिया वाले सेल्स नहीं थे, मर रहे तो उनको मारा, और फिर रीपॉपुलेशन, और उसके बाद जो है रेडियो सेंसिटिविटी। ये 5 आवर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आने चाहिए। आपको फिर आते हैं इंडिकेशंस ऑफ रेडियोथेरेपी। हम जो है रेडियोथेरेपी को प्राइमरी ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, इसको हम जो है वो एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी थेरेपी किसका करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट यूक्यू है ये वाला कि विच आर रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स। तो इसका जो है निमोनिक डेट इज स्लाइसिस, ठीक है। एस फॉर सेमिनोमा, एल फॉर लिम्फोमा which is Hodgkin's lymphoma, C for choriocarcinoma, E for Ewing sarcoma and S for squamous cell carcinoma। तो स्लाइसिस में जो है ये आपने ट्यूमर्स याद रखने हैं विच आर रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स, ये यूक्यू है। उसके बाद सर्जरी और रेडियोथेरेपी, एक तो हो गया ना प्राइमरी थेरेपी के हमने जिसमें शुरू में ही जो रेडियो सेंसिटिव सेल्स हैं उनको मारना ही रेडियोथेरेपी से है। फिर है कि जिसमें हम सर्जरी और रेडियोथेरेपी दोनों को मिला के यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में। इसी तरह इनऑपरेबल ट्यूमर्स जिनका हम सर्जरी नहीं कर सकते उनके अंदर हम जो है रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं। लाइक ब्रेन स्टेम में ट्यूमर है, उसको हम सर्जरी करके निकालेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं, उसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे हम रेडियोथेरेपी करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हम सर्जरी करेंगे और हाई रिस्क है मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का, लाइक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द अपर एंड मिडल ओसोफेगस, अगर वहाँ पे हमने सर्जरी की तो बंदा मर जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी चूज़ करते हैं। फिर क्या है, एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। एडजुवेंट रेडियोथेरेपी उसी तरह है कि पहले हमने सर्जरी की, उसके बाद हमने जो है रेडियोथेरेपी की टू अवॉइड द रिकरेंस। तो क्या है, रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर्स को हमने रेडियोथेरेपी के थ्रू मारा प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे, सर्जरी और रेडियोथेरेपी दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल किया, या सर्जरी जिसमें हम नहीं कर सकते, या सर्जरी अब करेंगे तो बंदा मर जाएगा, या फिर सर्जरी करने के बाद रेडियोथेरेपी हम कर सकते हैं।
तो ये हो गया। उसके बाद आता है कि मेथड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ द रेडियोथेरेपी। आपका UQ है, हम रेडियोथेरेपी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, या तो हम बाहर से एंटर कर सकते हैं एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, या फिर हम अंदर जो है वो एक रख देते हैं रेडिएशंस वाला, वो रेडिएशंस इमिट करता रहता है और अंदर ही मारता रहता है, इसको कहते हैं ब्रेकी थेरेपी। तो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी होती है या इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी होती है, इंटरनल बीम ब्रेकियोथेरेपी। फिर क्या है इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी, मतलब हम ऑपरेशन कर रहे हैं और उस दौरान हम रेडियोथेरेपी करें। या रेडियो आइसोटोप रेडियोथेरेपी, मतलब रेडियो आइसोटोप की फॉर्म में हम थेरेपी करें। या 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी विच इज़ 3D CRT, या इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। तो ये सारी हमारी होती हैं, आपने इसमें से याद रखनी है एक्सटर्नल बीम, इंटरनल बीम, ब्रेकीथेरेपी, इंट्राऑपरेटिव रेडियो आइसोटोप, 3D CRT और IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी आपके पहले वाले वही हैं जो आपके एक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स थे कीमोथेरेपी के, वो सेम है। एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नोज़िया और इसके अलावा माइलोसप्रेशन और एलोपेसिया, ये तो आपने नहीं भूलना है। इसके अलावा जो एडिशनल है रेडियोथेरेपी का वो क्या है, म्यूकोसाइटिस, इसोफेजाइटिस, एंट्राइटिस। बाकी लेट साइड इफ़ेक्ट्स में हर एक के बता देने हैं। स्किन में क्या हो सकता है, सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड खराब हो सकते हैं। बोन्स में क्या हो सकता है, उनका फ्रैक्चर हो सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन, नेक्रोसिस हो सकती है। गोरेड्स में क्या होता है कि ओलिगोस्पर्मिया, एमिनोरिया, इनफर्टिलिटी, आई में कैटरेक्ट बन सकता है। CNS में जो है वो माइलेटस, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया हो सकता है। GIT में म्यूकोसाइटिस, स्ट्रक्चर, फिस्टुला बन सकता है। लंग्स में जो है निमोनाइटिस हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकती है। किडनी में क्या हो सकता है, नेफ्राइटिस हो सकता है। वेजाइना में जो स्टेनोसिस डिस्पेरोनिया हो सकता है विच इज़ पेनफुल इंटरकोर्स, और माउथ में अल्सरेशन हो सकती है। वेसल्स में क्या हो सकता है, फाइब्रोसिस, फ्रैक्चर बन सकता है। सेकेंडरी मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं, लाइक ल्यूकीमिया हो सकता है, कैंसर, थायराइड हो सकता है। तो इसको हम कैसे फिर प्रिवेंट करेंगे इन सब साइड इफ़ेक्ट्स को। हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी की, जहाँ पे हम जो है वो जो ट्यूमर है सिर्फ उसके ऊपर रेडियोथेरेपी फेंके, जो नॉर्मल टिश्यू है उनके ऊपर ना फेंके। तो उसके लिए जो हमारी टेक्निक्स हैं, एडवांसेस हैं, वो 3D CRT और IMRT है, जो कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं। इनका मकसद ये होता है कि हम जो है वो सिर्फ ट्यूमर को जो है वो किल करें और जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको जो है ना प्रिवेंट करें। इस वजह से ये नई चीज़ें आई हुई हैं 3D CRT एंड IMRT। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये सब कुछ। अब इसका हम UQ डिस्कस कर लेते हैं। So what are different types of radiotherapy? These are external beam brachytherapy, then the radioisotope therapy, intraoperative radiotherapy, 3-dimensional conformal radiation therapy, which is 3D CRT and IMRT, intensity modulated radiation therapy. उसके बाद what is the indication for radiotherapy for breast cancer? ब्रेस्ट कैंसर में हम क्यों रेडियोथेरेपी करते हैं, उन केसेस में जब सर्जिकली इनऑपरेबल ट्यूमर हो और हम अगर सर्जरी करेंगे तो मोर्टेलिटी का चांस ज़्यादा हो जाएगा, या हम प्राइमरीली कर सकते हैं या एडजुवेंट के तौर पे कर सकते हैं। तो ये हमारी इंडिकेशन होती है ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी की, सॉरी रेडियो। उसके बाद है 5 पॉइंट्स ऑफ कंसर्न आर्ट्स, आपने लिख देने हैं रिपेयर, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीऑक्सीजनेशन, रीपॉपुलेशन, रेडियो सेंसिटिविटी। उसके बाद पूछ रहे हैं कि वेरियस मेलिग्नेंट डिजीजेस जिसमें रेडियो थेरेपी जो है मतलब हम दे सकते हैं रेडियो सेंसिटिव, आपने लिख देने स्लाइस, सेमिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एविंग सार्कोमा, लिम्फोमा एंड कोरियोकार्सिनोमा। उसके बाद आ जाता है कि कैंसर पेशेंट के अंदर क्योर एंड पैलिएशन जो है वो हम रेडियोथेरेपी से कर सकते हैं। कौन से मेथड्स हैं वो आपने लिख देने हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आपने रेडियोथेरेपी की लिखनी है। फिर आ जाता है कि ब्रेकीथेरेपी टेक्निक्स जो हैं वो कौन कौन सी हमारे पास होती हैं, वो बताती हूँ मैं आपको। इसमें ये होता है कि हम परमानेंटली अंदर सीड इम्प्लांटेशन कर देते हैं, मतलब छोटा सा सीड की फॉर्म में होता है परमानेंट सीड इम्प्लांटेशन। दूसरा होता है कैथेटर्स के थ्रू टेम्परेरी कर सकते हैं, HDR कैथेटर्स होते हैं। इसके मेरिट्स क्या होंगे कि ये स्पेसिफिक है, सेंसिटिव है, हाई एक्यूरेसी है इसकी, और मिनिमल लॉस होता है सराउंडिंग टिश्यूज़ का। तो क्या है कि मिनिमल लॉस होता है सराउंडिंग टिश्यूज़ का। डीमेरिट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये रेडियोथेरेपी है तो इसकी हाई रेडिएशन डोज है और लिमिटेड डिजीज़ जो हैं इसे क्योर हो सकती हैं, मतलब कि रेडियो सेंसिटिव जो होंगी सिर्फ वही हम ट्रीट कर सकते हैं। स्मॉल लीजन्स के लिए हेल्पफुल है, मतलब कि इसने सिर्फ वहाँ पे जाके रखते ना हमने इसको टेम्परेरी या परमानेंट, तो इसने वहाँ पे जाके सिर्फ इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं जो स्मॉल लीजन्स हैं उनको ही हेल्पफुल होना है बस, मतलब ज़्यादा के लिए नहीं होता।
और फेवरेट साइट्स इसकी जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। तो मेरिट्स क्या हैं कि हाई एक्यूरेसी है और मिनिमल लॉस ऑफ सराउंडिंग टिश्यूज़ होता है। डीमेरिट्स क्या है कि रेडिएशन डोज बहुत ज़्यादा हाई होती है, लिमिट डिजीज़ क्योर हो सकती हैं इससे बस, और स्मॉल ईएनस के लिए सिर्फ हेल्पफुल होता है। ये चीज़ें हैं इसकी। और ये जो 7th वाला क्वेश्चन है इसमें अगेन उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स पूछे हुए हैं। आपने एक्यूट बता देने हैं कि म्यूकोसाइटिस, माइलोसप्रेशन, एलोपीसिया, नोज़िया, मलेज, और लेट में आपने स्किन, जीआईटी, गोनेट्स, सीएनएस, बोन, वेसल्स, आई, माउथ, लंग्स और सेकेंडरी मेलिग्नेंसीज, वेजाइना, लिवर, किडनी, इन सबको जो ये करता है वो लिख देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और नेक्स्ट हमारा है इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी, छोटू सा टॉपिक्स है वो। तो इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी है कि इम्यूनोथेरेपी से क्या होता है कि आपको पता है कैंसर पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो हमने क्या करना है, हमने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमारा कार्सिनोमा जो है वो प्रोग्रेस ना करे, रीग्रेस करे। तो इसमें हम इम्यूनोथेरेपी में जो एजेंट्स यूज़ करते हैं वो नाम ये याद कर लें कि इंटरफेरॉन में है, और इंटरफेरॉन है जो कि हम यूज़ करते हैं सीएमएल में, ल्यूकीमिया में, कापोसी सार्कोमा में। इंटरल्यूकिन्स हैं जो कि टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं, और इसी तरह मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो कि टारगेटेड करती हैं, और इनको हम लोन भी यूज़ कर सकते हैं, रेडियो कीमो के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गई। इसके अलावा वी हैव द मैजिक बुलेट्स की फॉर्म में हम देते होते हैं। इसमें भी अदर ट्रांसटूजुमैब जो है ये भी एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो हम ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी में क्या क्या है, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन 2, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जिसमें भी है ट्रांसटूजुमैब। और फिर आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ जीन थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑन्कोजीन्स होती हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, और ऑन्कोजीन्स जो है ट्यूमर की प्रोग्रेशन करती हैं, और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की अगर सप्रेशन हो जाए तो उससे कैंसर प्रोग्रेस करता है। तो अगर हम क्या करें, ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं उनको हम थोड़ा सा चेंज कर लें इस फॉर्म में कि ऑन्कोजीन्स का काम कम हो जाए और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का ज़्यादा हो जाए, तो हम उस तरह से ट्यूमर की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। फिर हार्मोनल थेरेपी होता है, हार्मोन्स होते हैं वो जाके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, और फिर जो है ना हमारे कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। लाइक हम जो है ER PR रिसेप्टर्स होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स, उनको हम रिग्रेस करवा सकते हैं ना। मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो है वो क्यों हो रहा था, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के ज़्यादा होने की वजह से। हमने क्या करना है, उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है बाय गिविंग हार्मोन्स जो कि जाके इस तरह से काम करेंगे। तो ये हमारा हार्मोनल थेरेपी होगी। फिर सर्जिकल एब्लेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जो है प्रोस्टेट कैंसर है उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों के दोनों जो टेस्टीज़ हैं उनको रिमूव कर देंगे, बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी कर देंगे ताकि हमारी ट्यूमर ग्रोथ जो है वो रिमूव हो जाए। सर्जिकल एब्लेशन हो गई, ठीक है। तो इसकी फॉर्म में हम हार्मोन दे सकते हैं। इसी तरह ड्रग थेरेपी है, ठीक है। ड्रग थेरेपी है जिसमें भी है टेमोक्सिफिन, वो हम दे सकते हैं फॉर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। इसी तरह प्रोस्टेट एडवांस कैंसर के लिए फ्लूटामाइड है, ये हमारा काम हो जाता है। पैलिएटिव केयर क्या होती है कि आपको पता है जिसमें पेशेंट जो है वो इतनी उसकी स्टेज ज़्यादा हो जाती है कि अब सिम्टम्स को कंट्रोल करना है हमने, वो क्योर नहीं हो सकता, कैंसर उसका क्योर नहीं हो सकता, तो हमने जो है वो उसकी साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और सोशली जो है उसकी बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको प्रोवाइड करनी होती है। इसको हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट को पेन है तो वो हमने पेन ठीक करनी है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको ठीक करना है जैसे हमने पहले सर्जरी की थी। इसी तरह डायरिया है तो उसको कंट्रोल करना है, माउथ केयर करनी है, डिस्फेजिया को प्रिवेंट करना है, नोज़िया वॉमिटिंग को, टर्मिनल केयर करनी है, उसको सोशल सपोर्ट देनी है, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो भी चलती होती है कि बस पेशेंट ने अब मरना ही मरना है, लेकिन हम उसकी लाइफ जो एक क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बेहतर करें, उसके साइंस एंड सिम्टम्स को कम करें ताकि उसके ऊपर डिजीज़ लोड जो है वो ठीक हो, बट वी कैन नॉट क्योर द डिजीज़। अब यूक्यूज इसके डिस्कस करते हैं, फिर चैप्टर को एंड करते हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है कि फ़ीमेल है, उसने ब्रेस्ट सर्जरी करवाई है, एक्सिलरी क्लियरेंस करवाई है और फिर रेडियोथेरेपी करवाई है। तो अब आपने बताना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हम यूज़ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर पे वो आपने बता देनी है। तो वो होती है ट्रांसटूजुमैब, मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद जो है प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोनल थेरेपी में उन्होंने बताया है कि व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ हार्मोनल थेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर। तो इसमें मैं आपको एक निमोनिक बता रही हूँ पास पेपर्स पे, दैट इज़ लैपटॉप F। इसमें वी हैव द L फॉर लेट्रोजोल, A फॉर एनास्ट्रोजोल, T फॉर टेमोक्सिफेन, P फॉर पेस्लीटेक्सिल, E फॉर एक्सेमेस्टीन और F फॉर फ्लूटामाइड। मतलब इसमें से आप कुछ भी याद कर सकते हैं, एनास्ट्राजोल, टेमोक्सिफेन, पेस्लीटेक्सिल और फ्लूटामाइड, ये आसान है, ये याद कर लें, ठीक है। एनास्ट्राजोल,
टेमोक्सिफेन का आपको पहले भी पता है, पैसिलिटैक्सिल और फ्लूटामाइड, ठीक है। तो ये हो गया, और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बल्कि ये वाला एक लास्ट यूक्यू है, इन्होंने पूछा है कि मल्टी प्रोफेशनल टीम जो है उसके 6 मेंबर्स के नाम आपने बताने हैं। मैंने आपको बताए थे ना, डार्क ब्लू, ब्लू और वाइट, ठीक है। उसमें जो भी आपका वो बना हुआ था उस तरह से आप ड्रॉ कर दें। मल्टी प्रोफेशनल टीम है, और एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं कि ओपन डिबेट्स होती हैं कंसर्निंग द मैनेजमेंट, सारे मिलके जो है वो डिबेट करते हैं, टीम मेंबर्स एजुकेट करते हैं एक दूसरे को कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। को रिलेशन ऑफ डाटा एंड बेटर प्रोग्नोसिस होता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, सारे मिल के जो है वो एक सोल्यूशन डिसाइड करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ऑब्वियसली जहाँ पे भी कोई डिस्कशन हो रही होती है, झगड़ा वगैरह तो होता है, तो मोस्ट कॉमनली कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, और डिसीजन इज़ मेड इन द एब्सेंस ऑफ पेशेंट। पेशेंट कहीं और है, उधर टीम बना के बैठे हुए हैं, सारे मिलके झगड़ रहे हैं। और तीसरा क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव काम है कि इतनी ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व कर लेना, और फिर सारे अपने अपने पैसे मांगेंगे, तो दिस इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो ऑब्वियसली हर चीज़ के होते हैं। सो ये आफाक नाइम की गाइडलाइन है अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी। ये सारे हमने इंपॉर्टेंट यूक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं, और ये भी हमारे जो है वो मेडिकल ग्लोब की गाइडलाइन है। ये हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके ऊपर आपने फोकस करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑन्कोलॉजी।